सारा प्रणाम। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सारा समय की खास पेशकश चुनावी चौपाल। इस वक्त हम कानपुर के एक पब्लिक पार्क में हैं। पार्क में यहाँ पर घूमते टहलते कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर व्यूअर्स मिले हैं जो एक चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर ही एक कंटेंट है कानपुर का, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहीं से ही करते हैं शुरू चुनावी चौपाल। एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा लगातार यहाँ पर सभी के बीच में जारी है, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो कानपुर लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है उसमें क्या इनकी अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से। अब तक सरकार इनकी जो मंशाएं हैं उस पर कितना खरी उतरी और कहां कहां ये चीज़ों में किसी तरह से कुछ कमियां देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले सारा समय के इस चुनावी चौपाल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, जानना चाहूँगा एक आपके नज़रिए से कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। अब तक कितना आप संतुष्ट हैं और आगे क्या चाहते हैं? जो चुनाव आने वाला है उस पर सरकार की किस तरह की जो कार्य करने की चीज़ें हैं वो किस तरह हों? देखिए, अब सबसे अच्छा इस सरकार में ये है कि वो देश हित की बात प्रथम रखते हैं, स्वयं हित की बात नहीं है। तो जो देश हित की बात है वो जो उसकी जनता है उसके हित में तो वो निश्चित ही रहती है। पुरानी सरकारों में हमने कभी ये देखा गया कि जिसमें स्वयं हित जो पर्सनल बेनिफिट था उसको ज़्यादा बेनिफिट कभी कभी दिया गया या प्रायोरिटी दी गई। तो जब हम पर्सनल को प्रायोरिटी देते हैं तो नेशनल की प्रायोरिटी मैच करे नहीं मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। पर जब हम नेशनल को प्रायोरिटी देंगे, जब राष्ट्र हित को प्रायोरिटी देंगे तो जितने उसमें राष्ट्र में लोग रह रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिट होगा। तो इस सरकार ने ये तो किया है। तो जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो नेशनल बेनिफिट की बन रही हैं। तो जो अभी तक हमने देखे बहुत सारे, जैसे लोगों से भी बात हो रही थी, पता चल रहा है कि आईआईएम्स बहुत बन गए, एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो गई, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट करंट में एक बात देखनी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन ही ही की है। इंडिया की जो ग्रोथ है, जो हमारी वेधशालाओं में हमने देखा, पुरानी जितनी भी ग्रोथ है, इंडिया जब भारत होता था और बहुत एक्सीलेंट था ओवरऑल वर्ल्ड में, तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता था। एजुकेशन में हमने एक्सेल किया है। तो वो एक्सीलेंस हमको निरंतर मेंटेन करके रखनी है। तो जो भी गवर्नमेंट आए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे काम करे, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमको आगे चल के ये देखना है कि राष्ट्र हित में वो बात होनी चाहिए। जो भी है, जिस कास्ट, क्रीड, जिस भी रिलीजन के लोग हैं, अगर वो एंटी इंडिया बात करते हैं तो वो हमारे साथ नहीं होने चाहिए और उनको दंड स्ट्रांग होना चाहिए। और एजुकेशन को मैं आज भी मानता हूँ कि एजुकेशन की प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सब लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो सरकारी स्कूल हैं, जो अल्प आय के लिए जो स्कूल चल रहे हैं, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट ज़रूर दिए जाएं और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तक की अगर एक बात करी जाए, एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते, कानपुर वासी होने के नाते, मोदी सरकार इस बार दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, काफ़ी कुछ किया है, तो 400 प्लस सीटें लाने के दावा कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है, तो इस बार मोदी सरकार से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? क्या वाकई में जो उनका 400 पार का नारा है वो इस बार पूरा लग रहा है, हो पाएगा? बिल्कुल, 400 पार का नारा तो बहुत ज़रूरी है, हो भी सकता है कि हो जाए, क्योंकि जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं वो जनरल मैन के फेवर में है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। जो हर आदमी के भले की बात हो रही है, अब मेट्रो चलेगी तो सब लोग उसमें ट्रैवल करेंगे, बट मेट्रो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है वो एक डिबेटेबल बात है। क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंस है वो दूसरी जगह और बेटर किया जा सकता था? ज़रूर किया जा सकता था। लेकिन कोई भी आदमी कोई भी प्रकरण करे तो जो जनता है, किन्हीं को वो बात सूट करेगी, किन्हीं को वो बात सूट नहीं करेगी। तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सकता है सरकारी गवर्नमेंट में, मतलब सरकारी खर्चे में, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्या मानते हैं इस बार का जो लोकसभा कानपुर का प्रत्याशी हो उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने कानपुर के नाम पे कुछ नहीं किया है। कानपुर में जो पुराने मंत्री लोग रहे उन्होंने बहुत कोई डेवलपमेंट नहीं किया। रेलवे पटरी शहर के बीच से निकलती है, वो कैंसर बना हुआ है, उसका कोई भी, हर बार नई डीपीआर बनती, नए नए प्रपोजल्स आते हैं, उनका कोई नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता। वो मेरे घर के बिल्कुल बगल से निकलती है, उसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम उसके मारे बहुत सारी है। तो अगर वो हट जाएगा तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स बहुत पुरानी हैं, गलियाँ पुरानी हैं, वो दिख ही रही हैं, तो वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट वाला अभी भी स्टिल वीक है, जो सरकारी स्कूल हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं। शहर टैक्स देने में गवर्नमेंट का ही डेटा ये बोलता है कि कानपुर यूपी में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों। बट जो टैक्स का एक्सपेंस रेशियो है कि टैक्स हम देते कितना है, उसमें क्या बजट एलोकेट होता है हमारे सिटी को, वो देखिए। एयरपोर्ट अब चालू हो पाया, कितने सालों पुरानी बात है।
तो जो टैक्स बेनिफिट रेशियो है वो कुछ इम्प्रूव होना चाहिए कि जो टैक्सेशन हम देते हैं उसका कुछ तो प्रेफरेंस शहर को मिलना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी होनी चाहिए। ओके, सो कुछ और भी लोग हैं, ये इनकी राय थी, हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपके नज़रिए से कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार जो भी काम कर रही है वो व्यवस्था बड़ी विचित्र सी है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पे सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं। अगर आप शहर से निकलते हैं और गांव तक जाते हैं तो आपको पक्की सड़कें मिलती हैं। निश्चित तौर पे शहर देश के विकास के लिए सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम जो देश की जो रीढ़ मानी जाती है वो होती है देश का युवा अगर शिक्षित होगा, रोजगार से परिपूर्ण होगा, नौकरी में होगा, तो निश्चित तौर पे देश में अर्थव्यवस्था भी बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित होगी। तीसरी चीज़ ये है कि देश में जैसे हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय हैं, निश्चित तौर पे किसी विद्यालय में एक टीचर है, किसी विद्यालय में 2 टीचर हैं। कक्षा 5 तक अगर विद्यालय है, अगर उसमें एक टीचर है तो कैसे काम चलेगा? तो शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित तौर पे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है। तो विश्व गुरु तभी हम बना सकते हैं जब देश का युवा हमारा अपने ब्रेन का यूज़ देश में ही करेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों से ब्रेन ड्रेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। हमारा देश का युवा बाहर के देशों में जाके जॉब कर रहा है, बिजनेस के लिए लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्रीज, ऐसे ऑफिसेज, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स देश में डेवलप करने चाहिए कि हमारा देश का युवा इसी देश में उच्च शिक्षा ले और इसी देश के लिए काम करे। तब निश्चित तौर पे हम लोग विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ निकलेंगे। बिल्कुल, फैसिलिटीज़ देनी होगी, तभी लोग बाहर की तरफ रुख ना करके इंडिया में रुकेंगे। आपका कहना है सर, आपके नज़रिए से कैसे देखते हैं? क्या एक अभी तक जो सरकार की बात करी जाए, कितना उससे संतुष्ट है और आगे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं पूरी तरीके से सरकार से संतुष्ट हूँ। उन्होंने काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ में, हमारे शिक्षा में और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सड़कें बनाने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है और बाकी इसी तरीके से आगे भी कार्य करते रहें ताकि इस देश का और विकास हो सके। ओके, तो अगर बात सर करी जाए एक खास कानपुर शहर की बात करी जाए, कानपुर में क्या अपेक्षा करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए जो आने वाला जो प्रत्याशी हो उसके भी आप? नो डाउट कि इस समय जो हमारे करंट के सांसद जी रहे हैं उतना वर्क नहीं कर पाए हैं और आगे आने वाले जो हमारे सांसद जी हैं उनसे यही अपेक्षा हम लोगों की रहेगी कि वो शहर की जो यातायात व्यवस्था, जो ट्रैफिक है, उस चीज़ों को अगर थोड़ा सा लाइन अप करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और अच्छा होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही कि कानपुर में जो एक ट्रैफिक व्यवस्था है ये बेहद एक परेशानियों का मुद्दा है और इससे लगभग लाखों लोगों को अब भी प्रतिदिन यहाँ पर जूझना पड़ता है। कुछ फीमेल्स भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये आज के इस युग को देख रही हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से आज की इस गवर्नमेंट के वर्क को आप कैसे देखते हैं और क्या अपेक्षा रखती है कि बेहतर होने में और क्या होना चाहिए? हाँ, आज की जो गवर्नमेंट है अभी तक जो कार्य कर रही है उसमें सुधार तो बहुत आया है। सड़कें बहुत अच्छी, एनक्रोचमेंट में सुधार आया जिससे जाम में कुछ हद तक हमें सुविधा मिली है। लेकिन अभी आगे और कार्य करने की ज़रूरत है और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य करना ही है क्योंकि उसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे हमारी सरकार ने हमें, हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को श्री राम के बारे में बता दिया है। राम के बारे में, श्री राम को सारी दुनिया जान गई है। तो इस तरह हम, और कोई अल्टरनेट भी नहीं है ना, विपक्ष हमारा इतना मजबूत नहीं है कि हम भाजपा के अलावा किस सरकार को लाएं। इसलिए भी ज़रूरी है, भाजपा जैसा कार्य कर रही है आगे भी करती रहेगी तो हमारा देश, प्रदेश और कानपुर सुधरेगा। बिल्कुल मैम, आपका नज़रिए से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं? सर, मैं कहना चाह रही थी एक्चुअली एजुकेशन के मामले में मैं अपना एक पॉइंट कहना चाह रही थी कि जैसे मैंने ये फ़ील किया है बहुत सारे नए कॉलेजेस खुलते हैं ना, तो वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले लेते हैं और यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेने के बाद क्या होता है, उन कॉलेजेस में मैंने देखा है कि वो जो टीचर्स एनरोल्ड होती हैं, जो टीचर्स का टीचर्स कोड अलॉट होता है, वो टीचर एक्चुअली उस कॉलेज में जाके नहीं पढ़ा रही हैं। उनकी जगह पे वो प्राइवेट कॉलेज जो है किसी और टीचर को हायर कर लेता है और वो कम सैलरी में उससे पढ़वा रहे हैं।
तो ये एक बहुत ही गलत बात है, जो मैंने खुद भी अपने लिए भी फील करी थी। एक टाइम की बात है कि मुझे टीचर्स कोड अलॉट हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था, और जब मैं वहाँ गई हूँ पढ़ाने के लिए तो मुझे पता चला मेरे ही नाम से कोई और टीचर वहाँ पढ़ा रही थी। तो जैसे मैंने ये जागरूकता दिखाई, मैंने तो तुरंत कंप्लेन करी, मैं यूनिवर्सिटी से जा करके उस कॉलेज से अपना नाम कटवाया। लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारे कॉलेजेस ये ऐसा कर रहे हैं, और काफ़ी सारी टीचर्स जो लेडीज़ जो होती हैं, जो बहुत दूर होने की वजह से उनको लगता है घर बैठे सैलरी मिल रही है, और मैं शादी के बाद कैसे मैनेज करूँगी, इतनी दूर कैसे जाऊँगी। तो बहुत सारी लेडीज़ का भी ये मानना था उस समय कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकती थी, तो ठीक तो है, मैं घर बैठी हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मेरी ही सैलरी को थोड़ा सा कट करके वो दूसरे टीचर से पढ़वा ले रहे हैं। तो कितना शोषण हो रहा है उस टीचर के साथ। तो यहाँ मैं चाहूँगी कि ये चीज़ में सरकार कुछ और डेवलपमेंट लेके आए, एक सख्त रूल अपनाए। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज को अफिलिएशन मिल रहा है और टीचर्स अलॉट हो रही हैं, तो डेफिनेटली उन टीचर को देखना चाहिए, मिलाकर जांच होनी चाहिए सारी चीज़ों को उस पर। बिल्कुल मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपके नज़रिए से कैसे देख रही हैं सरकार की क्या अच्छाइयाँ अब तक देख रही हैं, और क्या आप चाह रही हैं कि भविष्य में अगर कुछ थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है तो वो क्या होने चाहिए? भाजपा सरकार से तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसने जो ऐसे काम किए हैं जो अभी तक किसी सरकार ने भी नहीं किए थे। चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे इतना मतलब अपने घरों से, परिवार से दूर रहते हैं, अब उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि वो मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हमारे देश को एक मतलब बहुत अच्छी उसमें स्टेज में लाकर विश्व के सामने उसने खड़ा कर दिया है भाजपा ने। वो बिल्कुल भी पारिवारिक रूप ना देकर उसने मतलब फैमिली रूप दिया हुआ है पूरी देश को, तो इसीलिए उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ, थोड़ा सा ये मैं ये कहूँगी, जैसे गरीबों की जो राशन व्यवस्था उसने करी है फ्री वाली, फ्री के कारण उनका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि फ्री का बैठ के खाना, फ्री का बैठ के पैसा मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो फ्री का ऊपरी खर्चा हो गया, राशन आ गया। ये फ्री का ना करके कुछ उनको अमाउंट देना चाहिए ताकि उनको कमाने की आदत पड़े। तो इतना मैं चाहूँगी उनसे। फ्री के नाम पर कितने राज्यों में सरकारें बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट होगा ज़रूर। ये मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं, अगर बात करें एक सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है एक फीमेल के नज़रिए से, तो आज के समय में आप कैसे देखती हैं? जितना मैंने अभी तक महसूस किया है, तो सुरक्षा को देखते हुए तो हम सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आज हमारी लड़कियां जितना खुल के शहर से बाहर या भारत के कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में काम कर रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, और उनको जो फ्रीडम है, जो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है, और सबसे ज़्यादा सुरक्षा की भावना कि अब हम सेफ़ हैं। अब हमें लगता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम भारत से हैं, हम इस शहर से हैं, जितना हम खुल के बोल पाते हैं कि हम कानपुर से हैं। दूसरी चीज़, अभी तक जो भारत देश का और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उन्होंने जो सर्वधर्म सम्मान दिया है, उसमें कहीं ना कहीं पहले हम लोगों को ये लगता था कि हम हिंदू हो के उतना खुल के, उतना पब्लिकली नहीं बोल पाते थे, अपनी कुछ चीज़ों को नहीं रख पाते थे। लेकिन अब जो वो कॉन्फिडेंस आया है, मैं बहुत जगह ऐसे घूमने गई हूँ, और जो सबसे सेंसिटिव एरिया की अगर मैं बात करूँ, कश्मीर जैसे जन्नत हम लोग कहते थे, अभी लास्ट जब हम लोग घूमने गए तो वो जो आज़ादी, जो एक कॉन्फिडेंस था, वो कहीं पे भी ये नहीं लगा इतना घूमने पर भी कि अरे हम यहाँ पे भारत का नारा नहीं लगा सकते, भारत देश नहीं बोल सकते हैं। वो जो एक फीलिंग थी ना प्राउड की, वो मैंने महसूस की। तो जो पर्सनल मैंने महसूस किया है, वो चीज़ मैं अपने यहाँ और भी लोगों को देख सकती हूँ कि महिलाओं के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है, एक आत्मनिर्भरता की भावना, जो गवर्नमेंट ने इतने SSG ग्रुप चलाए हैं, उससे जो वो ट्रेंड कर रही है, स्किल ट्रेनिंग, वो बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो फैमिली को जोड़ के रखने की ग्रोथ हो, और या फिर वो संस्कारों की बात हो, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक चीज़ें आज हमारे बच्चे सीख जाएंगे, हम वर्किंग वूमेन सीख जाएंगे, तो शायद आने वाले भारत की तस्वीर कुछ और ही होगी। बिल्कुल मैम, आपके नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं? मेरे नज़रिए से मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि भाजपा सरकार में मोदी जी ने जो हम महिलाओं के लिए या जो समाज को के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व निभाया है, एक परिवार, उन्होंने एक नारा दिया है कि हम, मेरा देश मेरा परिवार, और परिवार का मुखिया जैसे अपने घर के लिए, अपने घर के लोगों के लिए सब अच्छी चीज़ों, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में सोचता है, मोदी जी ने भी वैसे ही आगे बढ़ करके हम सबको उन सारी चीज़ों से रूबरू कराया है। और आने वाले चुनावों में हम यही चाहेंगे कि यही सरकार जो है आगे बढ़कर आए, क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या वो हमारी रक्षा का हो, सुरक्षा का हो, सभी क्षेत्रों में मोदी जी ने जो है वो एक
सुदृढ़ निर्णय लिया है कि हमको कैसे अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। तो इस संदर्भ में उन्होंने देश विदेश के संबंधों को भी आगे लाए हैं और अपने संबंधों को भी बहुत अच्छा किया है। आज भारत के साथ उसके साथ खड़े होने वाले बहुत सारे देश हैं। हम अपनी सुरक्षाओं को, अपनी बहन बेटियों को और ख़ासकर महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी जो योजना, उज्ज्वला योजना या इस प्रकार की कई योजनाएं उन्होंने चलाई हैं जो महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। जो आज की युवा पीढ़ी जो है वो कल देश का भविष्य बनेगी। तो इस भविष्य को संवारने के लिए, एक नए तस्वीर बनाने के लिए मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने बहुत से काम किए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं किसी तरह, तो विपक्ष के इस दावे से आप कितना सहमत हैं? देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष इसीलिए है ही है कि जो हम काम करते हैं वो उसमें नुक्स निकाल सकें। वो इसीलिए विपक्ष ही कहा जाता है। उनके संदर्भ में मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी ने स्वयं के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। भाजपा सरकार ने जो भी काम किया है वो दिखता है। और बाकी विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के काम अपने परिवार या अपने तक सीमित थे, अपने स्वार्थ, अपनी जो संसाधन है उनको बढ़ाने तक सीमित थे। तो जब अपना से कुछ छिनता है तो हम विपक्ष की बुराई करते हैं। ओके, सो कुछ लोग और भी हमारे साथ, एक बार फिर से हम ज़रा कुछ लोगों के पास यहाँ पर पुरुषों की तरफ चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं कि आपको अच्छा लंबा अनुभव लग रहा है राजनीति का, कैसे सर आप देखते हैं आज की इस परिदृश्य? राजनीति का अनुभव तो नहीं है मुझे, मैं सरकारी सेवक से सेवानिवृत्त हूँ। अनुभव आप कह सकते हैं कि काफ़ी वर्षों का है। अब जो सरकार चल रही है ये नेशनल चुनाव का मामला है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें नेशनल बातें हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। तो वर्तमान जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यूपी में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि ये सरकार वर्तमान में कैसी है। तो इस सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। 370 बहुत ही मुश्किल एक निर्णय था, मोनेटाइजेशन वो भी एक मुश्किल निर्णय था। 3 तलाक हिंदू मुस्लिम के बीच में एक अच्छी कड़ी बन जाना, अच्छे नियमों को लाना, इस तरीके के बहुत अच्छे से अच्छे निर्णय लिए हैं और उससे देश को लाभ मिलेगा और देश आगे भी बढ़ेगा। हाँ, हर सरकार में छोटी मोटी कमियां होती हैं। जैसे मैं रिटायर आदमी हूँ, मैं जिस दर्द को समझता हूँ वो जो आज ज़रूर बयां करूँगा। इस सरकार ने रिटायर्ड लोगों की जो रेलवे में फैसिलिटीज़ थी वो ख़त्म कर दी। बुजुर्ग आदमी सोचता था कि रिटायर होने के बाद मैं जाऊंगा घूमने, तो वो फैसिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी। ठीक है, करेंगे बाद में। दूसरी चीज़, नवयुवकों के लिए, जो नवयुवक हैं हमारे, उनकी जो नौकरी लग रही है, उनकी जो सर्विस लग रही है, उनकी पेंशन गायब कर दी है। शायद है भाजपा के नेताओं को, भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं को इस बात का एहसास नहीं है कि बुढ़ापे के बाद पेंशन कितनी बड़ी लाठी होती है। तो ये कुछ कमियां हैं, इनमें अगर सुधार हो जाएगा। हाँ, एक बात अभी आप सभी लोगों से पूछ रहे थे तो मुझे भी आ गया, कानपुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया कहलाता था और कानपुर आज भिखारियों जैसा इंडिया हो गया है। लाल इमली, स्वदेशी मिल, इस तरीके की बड़ी बड़ी मिलें हैं, करोड़ों अरबों रुपए की है। वो मिलें अगर चालू कर दी जाए तो आज हमारा कानपुर फिर से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से कोई युवा सांसद लाया जाए। ओके, सो हमारे साथ कुछ अगर युवा सांसद की बात हो रही तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे बात करना चाहूँगा एक युवा के नाते, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, इस सरकार से मैं तो 100% संतुष्ट हूँ और ये योगी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जो है, ये इसने इतना डेवलपमेंट किया है तो मैं तो फ़ैन हूँ पूरी इस सरकार का। और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शहर से कई जनप्रतिनिधि लगे जिनके नाम आज मैंने पेपर में भी पढ़े, जैसे मालिनी अवस्थी जी हैं, लोक गायिका, नीतू सिंह जी का भी नाम आ रहा और सो ऑन और भी अदर्स नेता हैं। तो जिसमें मेरी पहली चॉइस जो है वो मालिनी अवस्थी जी के लिए है, क्योंकि वो एक शिव भक्त होने के साथ साथ लोक गायिका जिसका हृदय गायकी से जुड़ा है, वो बहुत निर्मल होगा, देश का विकास करेगा। वो यहाँ मसवानपुर
कानपुर से ही पली बड़ी हैं कानपुर के, तो वो देश को समझे, देश की जनता को और कानपुर की लोकसभा की समस्याओं को समझेंगी। तो मेरी कामना भी है कि वो हमारी प्रत्याशी बने, और बाकी तो जो संगठन फैसला करेगा आखिरी दिन पता चले। बिल्कुल, ये खैर देखिए, और जहाँ तक काम की बात रही, तो इस सरकार ने इतने कार्य किए हैं कि पहले जब हम कानपुर में चलते थे, आप भी आ रहे हो भैया, हम भी आ रहे हैं, साइकिल चलाते तो अगली बार गिर जाते थे, सड़क पर गड्ढे ज़्यादा होते, सड़क नहीं होती थी। पिछली सरकारों में यहाँ पे सौतेलापन निभाया जाता था। आज कानपुर के अंदर हम खड़े होकर सेल्फी खींचते हैं, सेल्फी पॉइंट बने हैं, गंगा बैराज में लाइटें लग चुकी हैं, बाबा आनंदेश्वर में कॉरिडोर पास हो चुका है, बाबा सिद्धनाथ में कॉरिडोर हो चुका है, सारे छोटे बड़े बाबा खेरेश्वर में जितने मंदिर हम गिन नहीं सकते, रोज नए नए क्या कहते हैं कॉरिडोर पास हो रहे हैं। करोड़ों रुपए की जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से इतने निर्माण कराए हैं, और जो सांसद निधि से हमारे आदरणीय पिछले सांसद श्री सत्यदेव दीप पचौरी जी ने बहुत विकास किया। जितने पार्क आज हम देख रहे हैं हरे भरे, जितनी बेंचें देख रहे हैं, जलकूप देख रहे हैं, सब उनकी देन है। अब थोड़ा समय जब एज हो जाती है तो फिर कार्य करने में अब किसी नए को मौका देना चाहिए। और जैसे आयुष्मान कार्ड का है, जितनी भी योजना है, जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं, उन्हें सिलाई मशीन दी जा रही है, ट्राई साइकिलें बांटी गई। अभी कुछ दिन पहले KDMA में हुआ था प्रोग्राम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो जनप्रतिनिधि दिन प्रतिदिन वॉच करते हैं, रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और ये सरकार फिर से, मैं तो ये समझता हूँ, मेरा जो आंकड़ा, मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूँ लेकिन मुझे अनुभव तो नहीं है, लेकिन 270 तो बीजेपी को मिलनी ही मिलनी है, और बाकी 400 का तो लक्ष्य पार ही होना, और एक बार सब आशीर्वाद देके योगी मोदी जी को विजयी बना। और हाँ, ये होता है जैसे यहाँ महिलाएं खड़ी हैं और हम लोग भी खड़े हैं, तो इनकी भाषा में समझाएं तो घर में सुबह 20 पूड़ी बनानी होती, सास कहती तो 15 बन पाती टाइम, तो 5 पूड़ी रह गई होंगी कहीं, तो वो इस बार बन जाएंगी। तो इतनी कामना करिए, घर से निकलते हैं 20 काम लेके, शाम को 5। कि मतलब आप कह रहे हैं कि युवा हैं, छोटे हैं, लेकिन कह सकते हैं देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। ये घाव गंभीर कर रहे हैं, बातें बहुत गंभीर कर रहे हैं। एक मैम हमारे बीच में और है, हम इनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे। मैम, आप कैसे देखती हैं आज के इस परिदृश्य को, और क्या अपेक्षा एक महिला होने के नाते रखती हैं? क्या आपने अब तक फील किया सरकार? मैंने अब तक जो फील किया है, क्योंकि बहुत से लोग इस सब बात को बोल चुके हैं, कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस है, जो भारतवासी है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। हम देखते हैं जब पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं तो कैसे कैसे लोगों को मिलते हैं। वृक्ष माता, पहले के ज़माने में अगर हम देखते तो ऐसा लगता था जैसे रेवड़ी है और हमने आओ जो भी हमारी चापलूसी करेगा, कुछ भी करेगा, उनको वो मिलता था। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी जैसे मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, मतलब कुछ तो है भाई, क्योंकि आदमी अपने से अपेक्षा करता है, तो जैसे अपने घर के लोग ही काम करेंगे तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है काम करवाती तो बहुत है, लेकिन फिर भी हमें ये अच्छा लगता है कि गांव में देखती हूँ तो लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। आयुष्मान कार्ड काम करता है, रोड दिखाई देती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो जनधन केंद्र खोले गए हैं उन्हें कहीं मुख्यालय नहीं जाना पड़ता, वहीं की वहीं उनका काम हो जाता है। वो पहले परेशान होते थे, हमारे पास में आते थे कि मैडम ये काम हमारा, ये कागज़, अब वो आराम से सारे काम उनके हो। तो मतलब कहने का है कि जो निचले स्तर के जो व्यक्ति थे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले पानी के लिए परेशान होते थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ देखते उन घरों में नल पहुँचे हुए हैं और लगातार काम चल रहा है। तो ऐसा होता है कि एक विज़न होता है, जैसे मेट्रो की बात हुई तो एक विज़न होता है कि हम कहते हैं कि पहले सॉल्यूशन बाद में आता है, मतलब सॉल्यूशन जो है पहले आ जाता है और प्रॉब्लम बाद में होती है। पहले क्या होता था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती थी, सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती थी। अभी हमने सड़क इतनी बड़ी करी, मालूम चला कि जब तक बनी तब तक वो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, लेकिन अब हम देखते हैं कि सड़क पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बन रही हैं। और मेट्रो भी यही है कि आगे जाके ज़रूर दिक्कत आएगी, लेकिन हमारे पास में मेट्रो होगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एक विज़न बहुत अच्छा है। और लोगों को एक ये चीज़ भी है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हमें पार्षद से क्या उम्मीद रखनी है, हमें MLA से क्या उम्मीद रखनी है, हमें जो आपके लोकसभा के सदस्य उनसे क्या उम्मीद रखनी है। वो लोकसभा के सदस्य से कहते हैं भाई नाली नहीं साफ़ हो रही है, भाई ये पार्षद से कहना चाहिए। तो एक ये जागरूकता आनी भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपेक्षा किससे किस तरह की करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग थे इन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन रखी, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो सरकार यानी कि मोदी सरकार से यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर कहीं थोड़ी बहुत कमियाँ अगर इनके द्वारा बताई गई है शहर को सुधार करने में, तो वो किस तरह से आने वाले जो सांसद होंगे, जो भी लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, वो किस तरह से इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली चुनावी चौपाल में फिर किसी और चेहरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव।